आगे ये ऐप आइकन सेट, इसको चेंज कर देना। शुक्र है कर दी है। तो मुझे लगा कि आज नहीं करेंगे। इसका पता चल गया है। अब इसको करते हैं क्लोज और उस पे आते हैं आज वाले पे। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। मैंने इसलिए नहीं आपको ये बता रहा था कि अब ये देखो, रजीउद्दीन साहब ने वो सबमिट किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यार इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। मैंने आपके साथ ना इधर सबमिट किया हुआ है आपके बैच में। एक चीज मैंने आपके साथ अपलोड की हुई है, वो है मैंने स्टार्टर कोड आपके साथ शेयर कर दिया। कि जो थोड़ा बहुत यूआई बनाने पे हमें टाइम लगना था, जिस तरह अभी हमें टाइम लग गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने पे, तो जो यूआई बनाने पे टाइम लगना था उस पे थोड़ा सा यूआई बनाया हुआ है, सारा नहीं है, थोड़ा सा है। तो वो मैंने इस लिंक पे अपलोड किया हुआ है, गिटहब पे पड़ा हुआ है। आपने जाके इसको इधर से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड जिप। ठीक है, डाउनलोड जिप करोगे अपने पास, ओपन कर लेना इसको और इसमें कंटिन्यू कर लेना। अब मैं भी इसको कंटिन्यू करने लगा हूं, मैं इधर से इसको डाउनलोड करता हूँ और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टर कोड को, ये इसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा, ये आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है ना उसके अंदर ही इसका लिंक दिया हुआ है। अब इसमें हमने देखना है आज स्टेपर को, उसमें मल्टी स्टेप फॉर्म बनाने हैं और उसमें ये रेडियो बटन आ जाएंगे, इसमें स्लाइडर आ जाएगा, इस तरह से चीज़ें, चेक बॉक्सेस आ जाएंगे, ये दे इन चीज़ों को हमने देखा। फिर पीडीएफ पे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इसको पीडीएफ वाले पैकेज को कैसे ऐड करना है, उस पर कैसे प्रिंटिंग करवानी है, इनकी इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अभी ये डाउनलोड हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ये बना हुआ है, तो ये हुआ डाउनलोड। और इसको मैं अगर इधर से उठा के अपने पास फ्लटर प्रोजेक्ट्स में ही ले जाऊं तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ये आ गया CW फ्लटर रेजूमेट और स्टार्टर कोड मेन, ये ठीक है, ये फाइल है। इसको अब ओपन कर लेते हैं अपने पास इधर एंड्रॉयड स्टूडियो में। ओपन कर लेते हैं और ओपन में आ जाते हैं जी हम फ्लटर प्रोजेक्ट्स में, और इसमें ये वाला था। ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं। ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे करना है, कोई इसमें चेंजेस वगैरह या डिपेंडेंसी का कोई इशू होगा वो सॉल्व कर लेना। अगर आपको ये प्रॉब्लम करे तो आपने इसमें आगे ये लिब फोल्डर को उठा लेना है सिर्फ। उसमें एक मेन फाइल है, मेन फाइल के बाद ये मल्टी स्टेप, उसमें कुछ भी नहीं है, इधर लिखा हुआ है कंटिन्यू हेयर फ्रॉम स्टेप पर। बाकी ये वो चीज़ें हैं जो हमने पहले से बनाई हुई हैं। ऐप बार इसमें नहीं लगाया हुआ, स्टैक है, स्टैक में कंटेनर है, उसमें कुछ कलर लगे हुए हैं और उसमें फोटो लगी हुई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, सारा कुछ रहता है। ठीक है, लेकिन मेरा प्लान अब इस तरह से है, क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है तो मैं कुछ चीज़ें कोशिश करूँगा कि रीयूज़ करूँ जो हमने पहले से कर ली हुई हैं। अच्छा, अब इसमें कोई हो सकता है मैं गेट डिपेंडेंसी पे क्लिक करता हूँ, अगर कोई इशू आएगा तो वो इधर ही हमें बता देगा, लेकिन आया नहीं है। ठीक है, हो सकता है अगर आपके पास डार्ट 3.5.5 वाली ना हो, फॉर एग्जांपल इस पे आ जाते हैं, इधर आके ये देखो 3.5.4 एसडी के इन्वायरमेंट के लिए, तो आपने इसको अपने इन्वायरमेंट पे जो ये आपको अगर एरर आएगा उस पे जो रिकमेंड करेगा वो वाला सेट कर लेना। ठीक है, फिर इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह से बना है, कितना से पहले से बना हुआ है। जितना मैं जल्दी चाहता हूँ क्लास स्टार्ट हो, उतनी लेट हो जाती है। अच्छा, इधर एक फोल्डर बनाता हूँ कस्टम विजेट का, उसमें एक विजेट ऐड करूंगा बाद में।
और इसमें एक विजेट ऐड कर देता हूँ, वो इसमें ऐप का टेक्स्ट फील्ड है, और उसको बनाते हैं। कि मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी कि अपने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है जो हमारे पास, वो उसको हमने क्या करना था, चेंज करना था। ऐप टेक्स्ट फॉर्म फील्ड कह लो, ये बना लिया। और ये चलेगा, तो ये सिर्फ इतना सा ये हेडर वाला पोर्शन है, इस पे जो टाइम लगा है तो वो बना लिया पहले से ही। ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं, इधर आ जाओ कि इधर से स्टेपर से हमने स्टार्ट करना। स्टेपर क्या चीज़ है और इसको यूज क्यों किया जाता है। अब स्टेपर विजेट है। अब ये विजेट कब यूज में आएगा, हमने इसको कब यूज करना है, इसमें इस चीजों को देखते हैं। अब जब हमें कुछ दो दो तरह के विजेट्स हैं, एक तो पेज व्यू है, उसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो पेजेस के लिए है। ये स्टेपर को भी यूज किया जा सकता है। अब स्टेपर में क्या चीज इन्वॉल्व होगी, स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। कि आपको ये स्टेप पे ऑन क्लिक दे देगा, ठीक है, ऑन कंटिन्यू दे देगा, कि अगर ये स्टेप है इसमें चीज फिल आउट होती है क्योंकि हमने कुछ आप कह लेंगे कि इस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन हो जो कि कोई किसी प्रोग्रेस की बेस पे फिल आउट हो रही है, या स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन फिल हो रही है, जिस तरह से अब रेज्यूमे है। रेज्यूमे में मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये देखिएगा। कि मुझे सबसे पहले यूजर से लेनी है पर्सनल इंफॉर्मेशन उसकी। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लूंगा। फिर उससे कोई उसके बारे में पूछूंगा, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन लूंगा, या एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लूंगा। रेज्यूमे में यही चीजें मैटर करती हैं। फिर उससे स्किल्स के बारे में पूछ लूंगा। इस तरह से सेक्शन होंगे। एजुकेशन का सेक्शन हो सकता है, एक्सपीरियंस का सेक्शन हो सकता है, एजुकेशन का सेक्शन हो सकता है। इस तरह से कुछ सेक्शन हमने लेने हैं। अब ये जो पर्सनल वाला सेक्शन है, इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होंगी। इसमें उसकी नेम, जितने भी फील्ड्स आएंगी मैं इधर लिख भी दूंगा उनको सारी को, ताकि हमें वो इश्यू ना आए बाद में। ठीक है। नेम आ जाएगा यूजर का, यूजर के नेम के बाद हम उसके जॉब टाइटल के बारे में पूछ लेंगे, अभी करंटली वो कौन किस जॉब टाइटल पे है, उसका एड्रेस पूछ लेंगे, डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन में इस तरह की चीजें आ जाएंगी। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जब लेनी है तो डेट पिकर लगाना पड़ेगा, वो भी देखते हैं फ्लटर में डेट पिकर कैसे लगाना है हमने। अभी तक मेरे ख्याल से हमने नहीं यूज किया होगा। फिर आ जाओ उसके बाद कि ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, उसका जेंडर वगैरह पता कर लेंगे, मेल है फीमेल है क्या है। फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई, इसके बाद हमने दूसरी इंफॉर्मेशन पे चले जाना। पर्सनल में फोन नंबर भी आ सकता है। फिर इसके बाद एजुकेशन पे आ जाओ। एजुकेशन में क्या चीजें चाहिए, कि किस इंस्टीट्यूट में कौन सी डिग्री थी उसकी, क्या क्या उसने किया हुआ है, ये एजुकेशन में आ जाएगा। आप एक्सपीरियंस को ऊपर कर लो, एजुकेशन को ऊपर कर लो, एक ही बात है। एक्सपीरियंस के बाद एक्सपीरियंस में ये बताया जाएगा पहले किस जगह पे काम किया हुआ है। ये इस तरह की फील्ड्स होंगी, मतलब जॉब टाइटल आ जाएगा, कंपनी नेम आ जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये तीन फील्ड इसमें आ जाएंगे। एक्सपीरियंस में स्किल में आ जाएगा कि उसकी कौन सी स्किल है। फॉर एग्जांपल डार्ट आती है, कौन सी लैंग्वेज आती है, उसमें हमने फिर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएंगे कि कितने परसेंट आती है। ठीक है, वो स्लाइडर भी हो जाएगा डिस्कस। फिर उसके ऊपर उसके अगर हमने चूज करने हैं कि उसके इंटरेस्ट क्या है, उस पर चेक बॉक्स आ जाएगा। जेंडर में रेडियो बटन यूज हो जाएगा, रेडियो बटन यूज हुआ। चेक बॉक्सेस हमारा मेन, देखिए हमने यूआई स्टार्ट किया ना, तो ये चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये यूआई इनसे बनेगा। आपको किसी न किसी जगह पे ऐप में जाके ये रेडियो बटन यूज करने पड़ जाएंगे। ठीक है, रेडियो यूज करना पड़ जाएगा। मतलब एक फील्ड को चूज करते हो, एज अ ग्रुप डील हो रही होगी, दूसरी अनचेक हो जाएगी, एक ही सिलेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ये तो नहीं सिलेक्ट कर सकता मैं मेल भी हूँ फीमेल भी हूँ, एक ही सिलेक्ट करेगा ना। ये इस तरह की सिलेक्शन के लिए, इनपुट के लिए रेडियो को यूज किया जाता है। फिर स्लाइडर प्रोग्रेस को शो करवाने के लिए स्किल कितने परसेंट है, 20% है, 30% है, इस तरह की चीजें स्लाइडर आ गया। फिर चेक बॉक्सेस, इंटरेस्ट है। अब वो रेडियो से कैसे मुख्तलिफ है, मैं चाहता हूँ मेरा मेरा इंटरेस्ट जो इसमें भी है, कोडिंग में भी है, मेरा इंटरेस्ट एमएमए में भी है। अब मैं दोनों को टिक करूंगा, इस जगह पे टिक होने चाहिए, इस जगह पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, चेक बॉक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें, और यूआई के हिसाब से मैंने जिस चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश की है, वो फिर एक एक इनपुट आपके पास जब यूजर से हम ले रहे होते हैं, वो एक आ जाता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, या ड्रॉप डाउन बटन कह लो। ठीक है। वो ड्रॉप डाउन के आप क्लिक करते हो, मल्टीपल लिस्ट ओपन हो जाती है कि इसमें से चूज कर लो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें टारगेट की गई हैं।
फिर ये तो इनपुट लेनी है ना, हमने इनपुट ही देख रहे हैं यूजर से लेनी, फिर उस पर वैलिडेशन देख रहे थे। अब उसके बाद ये चार चीजें डिस्कस होंगी, फिर इसके बाद मूव करेंगे कि इनपुट ले लिए। अब उस इनपुट से कोई आउटपुट भी तो निकाले हम, उसको इनपुट ले लिया है, डेटाबेस में नहीं अभी सेव करे, बैकएंड नहीं अटैच किया हुआ, तो इसको बैकएंड अटैच किए बगैर इससे क्या इन चीज हम जनरेट करवा सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन ली है इससे पीडीएफ जनरेट करवाना है, वो पीडीएफ पे पेज पे इसकी प्रिंटिंग कैसे होगी, वो पीडीएफ विजेट्स को कैसे यूज करना है, इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, अभी फिर इसको स्टेपर से शुरू करते हैं। स्टेपर विजेट को जब मैं यूज करने लगा हूं ना, तो इसमें पहले देखते हैं इसमें रिक्वायर्ड चीजें क्या है, फिर रिक्वायर्ड चीजों का पता चल जाएगा तो फिर इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स से साथ साथ बनाते जाएंगे। ठीक है, पहले इसको देखते हैं कि स्टेपर विजेट किन चीजों से मिलके बन जाएगा, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है स्टेपर के लिए। ठीक है, अब इस जगह पे ये जहाँ पे स्टैक खत्म हो रहा है, मैं इधर आगे साइज बॉक्स को यूज करता हूँ, उसमें हाइट ले लेता हूँ कि हाइट उसमें 20 की हाइट है या 50 की हाइट है, ताकि थोड़ा सा वो ऊपर से थोड़ा नीचे आ जाए। नेम वाली प्रोफाइल है ना, इमेज शो हो रही है, उससे नीचे आ गया। अब इस जगह पे मैं स्टेपर विजेट को यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, तो इसने स्टेप्स रिक्वायर्ड कर लिए। ठीक है, स्टेप क्या है, लिस्ट है, लिस्ट किस टाइप की है, वो लिस्ट कोई उसकी अपनी स्पेसिफिक टाइप है, उसने बनाई हुई है, वो स्टेप है, उस टाइप का डाटा इसको चाहिए। तो लिस्ट देने के लिए मैं लिस्ट वाला सिंटैक्स यूज करता हूँ, तो ये चला गया। अब वो कह रहा है कि मुझे आपने ये प्रोवाइड करना है कि स्टेप ही इसमें आ सकता है, मैं इसमें कॉलम कंटेनर नहीं लिख सकता। हाँ, स्टेप के अंदर जाके कोई इस तरह का काम हो सकता है। अब स्टेप के लिए एक चीज जरूरी होगी, टाइटल जरूरी है, कंटेंट जरूरी है। ठीक है, टाइटल में उस स्टेप का कोई टाइटल होगा। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, अभी के लिए मैं कह देता हूँ ये स्टेप 1 है। ठीक है, ठीक है, अब इस जगह पे डायरेक्ट इसकी टाइप में स्ट्रिंग नहीं आ सकता, विजेट है तो टेक्स्ट में लिखो, टेक्स्ट विजेट में इसको लिखो कि ये स्टेप 1 है। ठीक है, कंटेंट में आज आप कोई विजेट यूज कर सकते हैं, यहाँ से काम शुरू होगा। इसके कंटेंट में वो सारी चीजें होंगी जो हम चाह रहे होंगे कि, फॉर एग्जांपल इसमें आप कॉलम ले लो। ठीक है, इसमें सारी चीजें आप कंटिन्यू कर सकते हो एक स्टेप में, टाइटल के बाद। ठीक है, और भी इसमें चीजें हैं, अभी रिक्वायर्ड यही दो हैं, इस स्टेप के अंदर और भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, इस एक्टिव इन्वॉल्व हो जाएगा, स्टेट इसकी इन्वॉल्व हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता उन फ्लैग्स की तरफ भी चलता हूँ। फिर इसके कॉलम जो इसका कंटेंट है, इसमें जो चीज आप लिखोगे ये बताएगी कि इस स्टेप को किस तरह का बनाना है। अभी के लिए मैं इसमें कोई फॉर्म यूज करूंगा, क्योंकि मैं फॉर्म वैलिडेशन करनी है और हर स्टेप का फॉर्म अलग अलग रखना है, हर स्टेप का फॉर्म। तो वो मैं इधर लिखूंगा, लेकिन अभी मैं आपको टेक्स्ट लिखता हूँ। वॉइस ड्रॉप हो रही है मेरी, ये मुझे बताइएगा क्या मेरी वाकई वॉइस ड्रॉप हो रही है, सबकी तरफ हो रही है, नहीं, सही है, सब सही है। या फिर सिर्फ उनकी तरफ। मुझे ख्याल से फिर इंटरनेट का इशू भी हो सकता है, मैं अपना भी वैसे देख लेता हूँ। मुझे लग तो सही रहा था, अगर बाकियों को सही है ना तो फिर मेरे ख्याल से उनके एंड पे इशू है, लेकिन फिर भी मैं कोई टैब्स क्लोज कर देता हूँ जो हुक्म है। स्पीड तो ठीक ही है, 10-15 MB से गुजारा हो जाता है। मोहम्मद रफ़ी आपकी साइड पे है मेरे ख्याल से इशू, हमारी तरफ अगर बाकियों को आवाज़ आ रही है तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ ओके है। ठीक है जी, इसको मुझे नजर रखने दो इस तरह से। अच्छा जी, इस पे आ जाओ। ओके, अब स्टेप था, दूसरे स्टेप में कंटेंट में मुझे क्या लिखना है, मैंने अभी कंटेंट में भी टेक्स्ट ही लिख देता हूँ। ये टेक्स्ट है और इसमें लिख दिया कि दिस इज स्टेप 1 कंटेंट। ठीक है, ये लिख दिया, और इस तरह से मैंने स्टेप बना लिया एक। अब इसमें क्योंकि मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, तो मैं मल्टीपल स्टेप बना के एक बार इसको दिखाता हूँ कि ये आता किस तरह से है सामने।
ठीक है, ये मैंने कुछ स्टेप बनाए, इसको कह दिया ये स्टेप 2 है, इसको कह दिया ये स्टेप 3 है, इसको कह दिया ये स्टेप 2 का कंटेंट है, इसको कह दिया ये स्टेप 3 का कंटेंट है। कंट्रोल एस किया है, और ये यूआई पे देखने को हमें क्या मिल गया, एक ये वाला देखिए स्ट्रक्चर खुद ही बन गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेप पर विजिट है कि वो कह रहे हैं एक स्टेप फिल होगा, फिर मैं दूसरे पे जाऊंगा, दूसरे का कंटेंट नहीं आप देख सकते, ना ही उस पे जा पा रहे हो। ठीक है, क्यों नहीं जा पा रहे हो उस पे? क्योंकि इस कंटिन्यू और कैंसल का कोई रोल कंटिन्यूस में। ठीक है, अभी अगर मैं सेफ रीडर को यूज कर रहा हूँ तो इसमें मैं बता सकता हूँ कि पहले तो करंट स्टेप इसका ये वाला स्टेप है ना, तो इसको भी इस एक्टिव वाले फिर लैग वगैरह को चेक किया जा सकता है। फिर इस पे कंटिन्यू पे, ऑन स्टेप कंटिन्यू पे मैं वो जो फ्लैग बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि करंट स्टेप का इंडेक्स क्या है, फॉर एग्जांपल अभी वो 0 वाला सेट है एक्टिव में, मैं उसको सेट करवा दूंगा, किसी दूसरे पे सेट करवा दूंगा 1 पे, तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। फिर तीसरे पे सेट करवा दूंगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। फिर ये इस तरह से कंटिन्यू पे मूव करेगा, लेकिन मुझे इस कंटिन्यू पे इसको नेक्स्ट मूव नहीं करवाना, ना ही वो उस पे मैं टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने इस कंटिन्यू पे ये पूरा ऊपर सारी फॉर्म वैलिडेशन करनी है, इसके अंदर सारी फील्ड्स होंगी। अब बाई डिफॉल्ट ये आया किस तरह से है, ये आया है इस तरह से वर्टिकली। मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकता हूँ। इसमें स्टेपर के अंदर अगर आप आओगे तो इस प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसकी, इसकी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी किधर गई है हमारे पास? इसकी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी टाइप में अगर मैं आके इसको हॉरिजॉन्टल दूं, मेरे ख्याल से इसमें प्रॉपर्टी है कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है उसमें। तो किस उस प्रॉपर्टी का नाम मेरे जेहन से निकला हुआ, टाइप में ही है, और इसमें ही आएगी, और इसमें स्टेपर टाइप से आएगा, ये आ गया स्टेपर टाइप डॉट। ये देखो वर्टिकल बाय डिफॉल्ट है, हॉरिजॉन्टल कर लोगे कि किस तरफ को चला जाएगा, ये इस तरफ को चला जाएगा। अभी ये क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये अवेलेबल स्पेस रिक्वायर्ड कर रहा है कि वो दे दें इसको, उसको देने के लिए इसको एक्सपेंडेड विजेट से रैप करना पड़ेगा। तो फिर ये देखें स्टेप अब इस तरफ को चलना शुरू हो गया। तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरफ को इसको लगा लेंगे। अभी रिक्वायरमेंट ही इस तरह की है कि वर्टिकली नहीं लगाना है हमने इसको। ठीक है, रिक्वायरमेंट ही हमारी ऐसी है कि ये इस तरफ को ही चलना चाहिए हॉरिजॉन्टली। तो मैं ये इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली रहने देता हूँ, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने कंटेंट बनाना है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके पहले जो फील्ड्स हैं मैं उनको बनाता हूँ, फिर इसके स्टेप कंटिन्यू पे आता हूँ कि इसके कंटिन्यू होगा स्टेप पे तो वो क्या होगा, उसमें हम किस तरह से लॉजिक से इन स्टेप्स में मूव करेंगे। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू और कैंसल पे दोबारा प्रीवियस स्टेप पे कैसे आना है। फिर जब एंड वाले स्टेप पे ये चला जाता है तब ये कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो फिर ये जाएगा हमारे पास पीडीएफ पे कंटेंट लेके। ठीक है, तो ये काम अब करना है। अब उसके लिए जो इसमें यूज होंगी, इसके अंदर जो फील्ड यूज होंगी, ये टेक्स्ट तो नहीं, कंटेंट इसका रहने वाला। इसमें जाएंगे जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा दिस इज स्टेप 2 कंटेंट, और कंटिन्यू कैंसिल ये उसके साथ मूव कर देगा इधर। इसको चेक कर लिया जाएगा ये ओके हो गया या नहीं हो गया, इस पे मुझे वैलिडेशन कॉल करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद इन तीन स्टेप हैं, ये चार उसमें हो जाएंगे अगर हम उसको लेके चलते हैं रेज्यूमे वाले कंटेंट को। तो उनके एंड पे जाके ये एंड वाला जो स्टेप होगा उस पे ये सबमिट करेगा डाटा नेक्स्ट, या आप ये कह लो कि वो पीडीएफ पे सारा कुछ भेजेगा। लेकिन उससे पहले हमें वो सारा कुछ लगाना। अब इसके उसको लगाने से पहले ये मैंने एक ऐप टेक्स्ट फील्ड के नाम से एक बनाया, ताकि मैं बार बार वो कोड लिखने से बच जाऊं। एक बार मैं बना लेता हूँ और उसको रीयूज कर लूंगा। ठीक है, इसको आप कस्टम टेक्स्ट फील्ड कह सकते हो, या मैंने इसको ऐप टेक्स्ट फील्ड कह दिया कि ये मेरी ऐप का टेक्स्ट फील्ड है। इसको इधर बनाने के लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ ऐप टेक्स्ट फील्ड के नाम से, और इसको एक्सटेंड करवा लेते हैं हम स्टेटलेस विजेट से। देखो जरा एसटीएल से बनाते हैं और इधर आके हम लिख देते हैं कि ये टेक्स्ट फील्ड है, म्यूजियम में कस्टम में चढ़ा हुआ है। ओके, अब इसमें आ जाओ, रिटर्न में आके हमने कह दिया कि ये रिटर्न किस विजेट को करना है हमने, जो हमारा विजेट है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड उसको। ठीक है, ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारा विजेट है, इसको हमने इसमें रिटर्न करवाना है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी सारी
कस्टमाइज कर लेनी है, इधर से पास कर दिया करनी है। और इसको बाय डिफॉल्ट ये फुल स्क्रीन पे जाएगा, इसको मैं इधर ही पैडिंग भी दे देता हूँ कि ये हर तरफ से इसको कोई पैडिंग मिल जाए। 8 की अगर वर्टिकली पैडिंग आप कंट्रोल कर रहे हो ठीक है, अगर नहीं कंट्रोल कर रहे तो आप इसको इस तरह से इधर फिर ओनली हॉरिजॉन्टल दे सकते हो। पैडिंग में सिमेट्री में जाओ और इसको वर्टिकली दे दो कि सिर्फ ये कंट्रोल करे कि जो स्पेस आ रही है दोनों में, ठीक है। तो मैंने इसको ये वर्टिकली 8.0 की दे दी। अब इसके अंदर जो फील्ड्स हैं ये सारी कस्टमाइज करनी है। पहले इसकी सबसे पहले जो फील्ड है एड्रेस मुझे चाहिए होगा, फर्स्ट स्टेप पे एड्रेस की फील्ड के लिए पहले मैं एड्रेस की फील्ड के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मल्टी लाइन पे चाहिए अब इनपुट। मल्टी लाइंस के लिए इसके मैक्स लाइन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड की ये मैक्स लाइन, ठीक है, ये मैक्स लाइन आ रहा है। ये क्या है बाई डिफॉल्ट, ये देखो 1 पे सेट है और इंटीजर नलेबल है। इस तरह से आपने इन सबको रिक्वायर्ड करवा लेना। किस जगह पे रिक्वायर्ड करवाना है, जब जिस तरह से कस्टम विजेट हम बनाते आ रहे हैं। अब मैं वो सारी कुछ फील्ड लिख देता हूँ, जिस तरह मैं इसको लिखूंगा कि इंटीजर ये मैक्स लाइन है, मैं भी बाई डिफॉल्ट 1 पे रखूंगा, बाकी सबको चेंज कर दूंगा। ये मैं इसमें रिक्वायर्ड करवाने के लिए कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। इनको बाद में यूज करना है। इसके अंदर स्ट्रिंग में आऊंगा, हिंट टेक्स्ट भी रिक्वायर्ड करवा लेता हूँ, फिर इसमें प्रीफिक्स आइकन भी रिक्वायर्ड करवा लेता हूँ। फाइनल आइकन डाटा टाइप का एक मैं प्रीफिक्स आइकन इसमें रिक्वायर्ड करवा लेता हूँ, जो चीजें मैंने इसमें यूज करनी है। फिर इसमें मुझे वैलिडेटर रिक्वायर्ड करवाना। वैलिडेटर किस टाइप का होता है वो टाइप आप उठा के लेके आओ, उसी टाइप का फंक्शन उधर रिक्वायर्ड कर दो। ये है स्ट्रिंग नलेबल, स्ट्रिंग और फंक्शन उसके अंदर भी स्ट्रिंग नलेबल। ये पूरा वैलिडेटर मुझे रिक्वायर्ड करवाना है। मैंने इसमें प्रीवियस के आगे फंक्शन का नेम लिख लिया कि ये वैलिडेटर होगा, ठीक है। और इसके बाद इनको भी रिक्वायर्ड करवाता हूँ। फिर एक फंक्शन जो हमने टेक्स्ट फील्ड में मेरे ख्याल से अभी तक नहीं देखा, वो भी इसमें रिक्वायर्ड करवा रहा हूँ मैं। वो फंक्शन है ऑन सेव्ड का। ये जब फॉर्म फॉर्म की वाला हमने काम देखा था ना फॉर्म के साथ, तो जब फॉर्म में हमें एक फंक्शन मिलता है टेक्स्ट फील्ड में ऑन सेव्ड का। ऑन सेव्ड का फंक्शन क्या करता है कि जब आप फॉर्म के साथ, इसकी इंटीग्रेशन है सीमलेस, तो जब फॉर्म की के साथ आपने करंट स्टेट में जाके वैलिडेट का फंक्शन कॉल किया तो उसने सारे वैलिडेटर चला दिए थे। ऐसे ही हुआ था। अब ऑन सेव्ड क्या करेगा कि जब आप फॉर्म की में जाओगे, उसमें जाके करंट स्टेट को जब सेव करोगे तो ये ऑन सेव्ड कॉल हो जाएगा। ये वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करवाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो मैं इसको भी इधर रिक्वायर्ड करवा रहा हूँ कि ये है वॉइड फंक्शन स्ट्रिंग नलेबल। तो इसी तरह का एक बना लेता हूँ ऑन सेव्ड भी, क्योंकि इनको कॉल करना है मैंने। उसकी जब वैल्यूज चेंज होंगी तो मैं इनको कॉल करूंगा। इसको मैंने नाम वही रखा है, ऑन सेव्ड ही रख दिया है। फिर इसके अलावा मुझे कीबोर्ड टाइप वो भी मैं रिक्वायर्ड करवा लेता हूँ कि उसकी है टेक्स्ट कीबोर्ड टाइप। टेक्स्ट इनपुट टाइप होगी मेरे ख्याल से, इसको कह देते हैं। ये कीबोर्ड टाइप है। कुछ चीज़ें मैंने इसमें रिक्वायर्ड करवाई हैं। फिर इसमें पासवर्ड के लिए ऑब्सक्योर टेक्स्ट है, वो मैं इधर उसको भी रिक्वायर करवा देता हूँ। बूलियन होगा तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट ये हमने रिक्वायर्ड करवा लिए। ये चीज़ें कुछ रिक्वायर्ड करवाई हैं। अभी इसमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि BOARD ये तो हो गया, ठीक है। अभी इस जगह पे ये सारे रिक्वायर्ड करवा दो कि ये पास करने, और ये जो मैक्स लाइन है इसको रिक्वायर्ड नहीं करवाते हम। बाय डिफॉल्ट इसको 1 पे सेट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट इसको 1 पे कैसे सेट करना है कि मैं इधर आता हूँ, मैं इसको आके जब इसका ये वाला वैलिडेटर कॉल करूंगा ना, उसके अंदर ये करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हिंट टेक्स्ट है, ये रिक्वायर्ड है। आपने इसको प्रीवियस स्क्रीन से पास करना ही करना है, क्योंकि मुझे इसको अप्लाई करना ही करना है। हिंट टेक्स्ट मैंने रिक्वायर्ड करवा दिया। जो चीज़ें मस्ट हैं वो आपने इस तरह से कर देनी है रिक्वायर्ड, जो ऑप्शनल होगी उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देनी। फिर आ जाओ कि प्रीफिक्स आइकन है जो ये ना लेबल है, ये मैं रिक्वायर्ड नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसने प्रीफिक्स आइकन ना पास करना हो, तो मैं प्रीफिक्स आइकन दिस डॉट के साथ लिख दिया सिंटैक्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये जो करली ब्रैकेट लगी है इसमें बाय डिफॉल्ट और ऑप्शनल है, जिसको रिक्वायर्ड करना है उसके साथ आपको रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। फिर वैलिडेटर है, ये भी ऑप्शनल है। दिस डॉट वैलिडेटर लगा देता हूँ। फिर मैं दिस डॉट ऑन सेव्ड जो है इसको कॉल कर देता हूँ।
ठीक है। फिर मैं कीबोर्ड टाइप पे बाय डिफॉल्ट दिस डॉट कीबोर्ड टाइप रखता तो हूँ, लेकिन इस ओल्ड वैल्यू एक सेट करवा देता हूँ इसकी, कि क्योंकि ये नलेबल नहीं है, ये नल थे इसलिए इनमें ओके हो गया, ये नल नहीं है, वो कह रहे हैं इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू इधर ही देनी पड़ेगी। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट टेक्स्ट है, कि अगर वो नहीं बताता तो टाइप टेक्स्ट है, अगर कोई फोन की फील्ड है तो वो इसको सेट करे। फिर ऑब्सक्योर टेक्स्ट है, वो रिक्वायर्ड, आप उसको भी डेफिनेटली हमने रिक्वायर्ड नहीं करवाना, डॉट ऑब्सक्योर टेक्स्ट है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स देनी है, कि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स हो। ट्रू किसके लिए हो, वो उधर से पास कर देगा। फिर दिस डॉट नेक्स्ट लाइन, इसको भी हमने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट 1 पे सेट कर दिया। ये काम किया है अभी तक इस ऐप टेक्स्ट फील्ड में, और इधर आके अब इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में ये सारे फंक्शन ऊपर वाले इसमें पुट कर देना। ठीक है। और इसमें डेकोरेशन वगैरह भी आप रिक्वायर्ड करवा सकते हो, लेकिन मैं इधर ही इसको डेकोरेशन दे देता हूँ कि ये इनपुट डेकोरेशन में आ गए हम, और इसको आके फील्ड वाला स्टेटस इसका मैं बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देता हूँ। अब फिल कलर भी इसको बताना पड़ेगा, फिल कलर में जो कलर इसमें मैं यूज कर रहा हूँ ना, यही कलर इसमें रखवा देता हूँ। ये एक कलर है हमारे पास, ब्लू से ही मिलता जुलता ही है। ठीक है। इस कलर को आप क्या लेंगे, ये हमारा को प्राइमरी कलर है। इधर आते हैं फिल कलर में, ये कलर फिल करवाते हैं, लेकिन इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करवाते हैं विद ओपेसिटी में। अच्छा, ओपेसिटी ये जो अब देखें, पहले हम फ्लटर में ना इसको यूज करते रहे हैं काफी देर से, ये रिसेंटली ये ना अब डेप्रिकेट हो गया। इसलिए कहते हैं कोड, कोड जो है ना प्रोग्रामिंग में या जिसमें भी ये कोड या चेंज जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है। अभी ये गुजारा कर रहा है, डेप्रिकेट का मतलब होता है कि आने वाले न्यू वर्जन्स में इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। वो कहता है हो सकता है मैं इसको खत्म ही कर दूं, रिप्लेस कर दूं। तो वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, वो आपको इंडिकेशन भी दे रहा है, आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, ये वाला यूज कर लो वैल्यूज वाला, और उसको वो कह रहा है अवॉइड प्रिसीजन लॉस। ठीक है। तो हमने उसको यूज करना है, तो जो इंडिकेशन दे रहा है हम उसको यूज कर लेते हैं, विद वैल्यूज में आ जाते हैं। ये वैल्यूज वाला यूज किया है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ARGB होता है। ए का मतलब होता है अल्फा, आर रेड ग्रीन और ब्लू कलर तीन है। अल्फा का मतलब होता है ओपेसिटी, कितनी से कितनी रखनी है आपने। ठीक है। ये वो वैल्यूज हैं, तो मैं इसमें आके अल्फा वैल्यू में अगर मैं ये चीज पास कर दूंगा कि मुझे कितनी ओपेसिटी वाला चाहिए, ये 0.1 ओपेसिटी इधर पास कर दी, तो इस तरह से ये ओके हो जाएगा। ठीक है। ये चेंजेस जो इस तरह से आते हैं ये साथ साथ आपको देखने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आप कोड लिखोगे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप 3 मंथ इसको छोड़ के जाओगे ये सारी भूल जाएगी फ्लटर। वो यही वजह है उसके पीछे कि हाँ इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। फिर बॉर्डर इस पे लगाता हूँ, क्योंकि इसको फील्ड वाला ट्रू रखा है, तो बॉर्डर मुझे इस पे अप्लाई नहीं करना, मतलब बॉर्डर साइड नन पे सेट करनी है। तो मैं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर में आ जाता हूँ, और बॉर्डर रेडियस में आके इसको सर्कुलर 20 कर देते हैं, और इसमें बॉर्डर साइड को नन पे सेट कर देते हैं। ठीक है। फिर हिंट टेक्स्ट इस तरह की चीज़ों में आ जाते हैं। इसमें हिंट टेक्स्ट में जो हिंट टेक्स्ट ऊपर से रिक्वायर्ड है वो पास कर दिया। और क्या चीज़ पास, हिंट टेक्स्ट के स्टाइल पास कर दो आप, हिंट टेक्स्ट के स्टाइल, उसमें टेक्स्ट स्टाइल पास होंगे, और टेक्स्ट स्टाइल में कलर पास होगा डेफिनेटली, और कलर में आपका ये वाला ही कलर यूज होगा, डॉट विद वैल्यूज। और अब उसमें अल्फा की वैल्यू 0.5 है, मतलब ओपेसिटी में वो कह रहा है प्रिसीजन लॉस हो जाता है, उससे बचने के लिए ये यूज कर लो, तो हमने वो यूज कर लिया। देख भी लेते हैं इसकी आउटपुट कैसी आती है। फोन साइज में आ जाओ, साइज में इसको जो डिफॉल्ट साइज होना चाहिए वो इसका ये वाला सही है। ठीक है। और अच्छा, अब आगे मेरी कोशिश ये होगी कि ये जो होगा, ये वाला जो काम होगा ना डिज़ाइन वाला, मैं कोशिश करूंगा इसको जितना हो सके आपके साथ सीधा शेयर कर दूं। जो चीज़ें मतलब बैकएंड जो जब शुरू हो जाएगा ना, तो फिर मैं इन चीज़ों को आपके साथ थोड़ा फ्रीक्वेंटली शेयर करूंगा, क्योंकि ये इन चीज़ों से हम गुजर आए हैं। अब प्रीफिक्स आइकन में मैं क्या करता हूँ कि प्रीफिक्स आइकन पास कर दो जो हमने ऊपर लिखवाया हुआ है, वो नल भी हो सकता है। ठीक है। अगर वो नल हो जाता है, इधर नहीं पास हो रहा, तो नॉट इक्वल टू नल मैंने ये कंडीशन लगा दी कि ये चेक करो कि नल के इक्वल तो नहीं है। अगर ये नल है, ठीक है, अगर ये नल के इक्वल नहीं है, तो फिर इसमें कौन सा आइकन पास करना है, जो यूजर ने आइकन हमें दिया हुआ है वो आइकन पास करना है।
लेकिन वो आइकन डाटा है तो आइकन के अंदर पास होगा। ये वाली आइकन की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हमने वो प्रीफिक्स आइकन पास कर दिया, साथ में उसको कलर दे दिया, ये वाला जो हमारा मेन कलर है, ये वाला कलर हमने इसको दे दिया। एल्स केस में हमने कहा कि फिर इसमें ना है अगर वो ये वाला पुट नहीं करता तो। ठीक है, ये कंडीशन लगा के इस पर ये पुट करवा दी ये चीज। आइकन, प्रीफिक्स आइकन उसमें लगा गया। अच्छा, प्रीफिक्स आइकन के बाद क्या चीज आ जाएगी इसमें, कंटेंट जो इसके अंदर लिखा जाएगा उसकी पैडिंग होती है, कंटेंट को पैडिंग कितनी देनी है। कंटेंट पैडिंग में मैं आके इसको सिमेट्रिक से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली पैडिंग दे देता हूँ। हॉरिजॉन्टल भी 16 की पैडिंग दे देता हूँ, वर्टिकली थोड़ी सी उससे कम दे देता हूँ, 12 की दे दी है। ठीक है, कंटेंट पैडिंग दे दी है। अब ये इनपुट डेकोरेशन तक हमारा काम खत्म हो गया। अब इसमें टेक्स्ट फील्ड में वैलिडेटर चाहिए, वैलिडेटर इसको पास करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा वैलिडेटर में ये वैलिडेटर ऊपर से जो हमने पास किया हुआ है वो इधर पास कर दिया। ये इधर क्यों इस तरह से मैंने फंक्शन बना के क्यों पास किया, क्योंकि इधर जो वैलिडेटर लगा दूंगा उस सारी ऐप पे वो लग जाएगा। तो सारी ऐप पे वो वाला वैलिडेटर नहीं लगाना, इन सबको ऑप्शन देना कि अपना वैलिडेटर उधर से चूज कर ले। तो वो फंक्शन बना के इधर रिक्वायर्ड करवा दिया। ठीक है, वैलिडेटर यहाँ पे लग गया। फिर ऑन सेव्ड पे ऑन सेव्ड वाला फंक्शन चला दिया। फिर हमने इसमें कीबोर्ड की टाइप आ जाएगी, जो बनाए हुए हैं वेरिएबल वो सारे पास कर दिए। ऑब्सक्योर टेक्स्ट आया, उसमें ऑब्सक्योर टेक्स्ट पास कर दिया। एक चीज इसमें रह गई है, वो है इसका कर्सर कलर भी चेंज किया जा सकता है, वो मैंने अपना मेन कलर दे दिया है, इसको इसीलिए रिक्वायर्ड नहीं करवाया था। अब इसमें स्टाइल है, स्टाइल में टेक्स्ट स्टाइल पास कर दिए, ये इसके स्टाइल होंगे हमारे फील्ड के। कलर इसको बता दिया है कि टेक्स्ट स्टाइल का जो कलर है वो जो इसमें लिखे जाएंगे वो मैं ब्लैक कर देता हूँ फिलहाल। और इसमें आके फॉन्ट साइज इसका 16 कर देता हूँ। और ये एक विजेट बन गया हमारे पास, जो कि हमने अब इसको पूरी ऐप में यूज करना है। तो इसको एक बार बना लिया है हमने। ठीक है, और अब इसको चेंज नहीं करेंगे हम। अगर इसको चेंज करेंगे सारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड चेंज हो जाएंगे, और अब हमें मल्टीपल बार बार टेक्स्ट फील्ड नहीं बनाना पड़ेगा। सब पे बार बार स्टाइलिंग नहीं, डिजाइनिंग नहीं करनी पड़ेगी। एक बनाऊंगा उसको ही रीयूज कर लेंगे। अब ये बन गया है टेक्स्ट फील्ड। तो इसको बनाया है तो इधर कंटेंट में आते हैं और स्टेपर को भी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अब पहले स्टेपर का कंटेंट बना लें, फिर इसकी बाकी डिटेल की तरफ आते हैं। अब मैं ये स्टेप मैं खत्म कर रहा हूँ, बाकी स्टेप में इसको स्टेप 1 को ही सही तरह से लेके चलता हूँ। ये स्टेपर है, वर्टिकल स्टेपर है, और इसमें अभी तक हमने सिर्फ एक स्टेप पास किया, और उसमें जो अ, उसका पहला है स्टेप, उसका टाइटल हमने क्या पास किया है कि हमने सिर्फ ये बताया कि वो ये वाला जो स्टेप है इसका टाइटल। अब रेज्यूमे में कौन सा टाइटल चाहिए, ये मैंने इस जगह पे आपको अप्लाई किया हुआ है। अब मैं इस जगह पे आऊँ आप हैंडबुक में, तो इसमें ये आपको मिल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये आ रहा है, फिर ये इस तरह से चलेगा, और फिर ये इसकी पूरी होगी, इसकी पूरी होगी। ये फोर्थ वाला चल रहा है, 4 स्टेप तक जाएगा, कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से बनेगा। तो मैं उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा। ठीक है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, स्टेपर का टाइटल। ठीक है, और एक काम इसमें ये किया हुआ है हमने, इस पे आ जाते हैं और मेन में आ जाते हैं। डीप पर्पल की बजाय इसमें कलर जो है हम ये अपना सेट कर देते हैं, जो मेन कलर था वो वाले। ठीक है, इसको दोबारा से चला देते हैं, स्टेपर में आ जाए। अब इसमें स्टेप 1 पे हमें स्टेप 1 के टाइटल में क्या चीज़ सेट करवानी है, हमें सबसे पहले इसमें जो चीज़ सेट करवानी है वो है, वो सिंपल चीज़ है, वो टेक्स्ट ही है, वो कोई विजेट नहीं है। हमने उस पर पर्सनल इंफॉर्मेशन से करवा दी। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का स्टेप है, और इसमें बाकी डाटा चेंज होगा। अब कंटेंट में ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, कंटेंट में टेक्स्ट नहीं आएगा। कंटेंट बताते खुद एक बड़ा लंबा चौड़ा काम करने लगेंगे। अब इसमें कॉलम। कॉलम यूज करते हैं। कॉलम में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ये, और इस कॉलम को मैं फॉर्म विजेट के साथ रैप कर रहा हूँ स्टार्ट से ही। ठीक है, वो आप बता सकते हैं मैंने इसको क्यों फॉर्म से रैप किया।
क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है वो अलग से होगी, ठीक है। इनको अब कीज यूनिक असाइन करनी पड़ेंगी सबको, यानी कि डिफरेंट अलग कीज असाइन करनी पड़ेंगी। एक की मैं सबको नहीं असाइन कर सकता, मतलब 4 कीज बनानी पड़ेंगी मुझे किसी तरह से, और वो ही असाइन करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें मैं आता हूँ और इसमें आके सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं अपने कस्टम टेक्स्ट फील्ड जो बनाया हुआ है उसका नाम क्या रखा है, ऐप टेक्स्ट फील्ड, तो उसको यूज करता हूँ। ये देखो उसमें से टेक्स्ट ही रिक्वायर्ड है, हिंट टेक्स्ट लिखने से ही वो बना देगा हमें सारा। फुल नेम मैंने लिखा है कि अपना फुल नेम बताओ, कंट्रोल एस की है इस टैपर में, ये देखो वो बन के आ गया, इस तरह से बन के आ गया, ये वाला उधर बनाया हुआ है हमने। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसमें इन सब को हमने वो चीजें भी, अच्छा, इनको मैं कंट्रोलर असाइन करके भी इनसे डाटा ले सकता था, ठीक है। कंट्रोलर असाइन करके भी इनसे डाटा ले सकता था, लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने इनको कंट्रोलर नहीं असाइन करवाया, ठीक है। उसकी वजह है, मैंने इनको कंट्रोलर इसलिए नहीं सेट करवाए क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट स्क्रीन है उस पर कंट्रोलर से डाटा नहीं भेज रहा, मैं उसमें वेरिएबल्स में डाटा भेजूंगा, ठीक है। कंट्रोलर से भी एट द एंड मुझे वेरिएबल ही सेट करवाने पड़ेंगे, तो मैंने इसलिए स्टार्ट में ही मैं इधर कुछ वेरिएबल आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इसको फिल करना। मैं इधर आ जाता हूँ जिस जगह पे ये हमारी स्टेट एक्सटेंड हो रही है, इधर आके मैं सबसे पहले एक इंटीजर बनाता हूँ, इसको कह देता हूँ ये जो स्टेपर का काउंट है ना, ये उसको देखने के लिए कि स्टेपर इस टाइम हम किस स्टेप में हैं, ठीक है। मैंने करंट स्टेप का बना लिया है एक, और इसको कह दिया अभी हम स्टार्ट में 0 पे हैं, ठीक है। फिर एक मैंने बनाया है कि अगर तो रेज्यूमे जनरेट हो रहा होगा तो वो लोडिंग शो करवाने के लिए, लेकिन ये उस टाइम तो बाद में बना लेंगे। फिर मैं इधर एक फॉर्म कीज सारी इकट्ठी बना लेता हूँ कि ये मेरे पास फॉर्म कीज हैं, और अब मेरे पास फॉर्म कीज जो है ये एक नहीं है, मल्टीपल है, तो मैंने लिस्ट बना दी और लिस्ट में सारी वो बना दी ग्लोबल, ग्लोबल की फॉर्म स्टेट टाइप की, ठीक है। ये बना दी है, ये एक है, और इस तरह की कि जितने स्टेप होंगे उतनी ये मिल जाएंगे। मेरे पास 4 स्टेप हैं, तो मैं ये 4 बना लेता हूँ, ये 4 कीज बना ली। अब इनमें से 0 इंडेक्स वाली की पहले स्टेप को साइन करवा दूंगा, 1 इंडेक्स वाली दूसरे को साइन करवा दूंगा, 3 इंडेक्स वाली तीसरे को, 4th इंडेक्स वाली चौथे को। इसको इसमें इसलिए लिया है क्योंकि स्टेपर के काउंट भी देखो 0 1 2 3 वो भी इस तरह से चलेगा, और उसी बेस पे मैं फिर ये कीज भी चेंज कर लूंगा इस तरह से, इसलिए मैंने इनको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना, अब इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फिर जो स्टेप है अब उनको भी ट्रैक करना है। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ इधर उनको ट्रैक करने के लिए कि ये लिस्ट है बूलियन टाइप की, ठीक है। बूलियन टाइप की लिस्ट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्टेपर को ट्रैक करना है कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ। मुझे ये बताइए हो गया या नहीं हुआ, ये किस टाइप में आता है, बूलियन में ही आता है कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। बाय डिफॉल्ट क्या सारे स्टेप कंप्लीट होंगे, तो मैंने कंप्लीटेड स्टेप की एक बना ली है कि ये लिस्ट है और इसमें बाय डिफॉल्ट सारे फॉल्स हैं। इनको मैंने इसको मैं ट्रू करूंगा कि एक स्टेप फिल हो गया, दूसरा फिल हो गया, तीसरा फिल हो गया, ये चौथा फिल हो गया, अभी चारों फॉल्स है, कंप्लीटेड स्टेप चारों फॉल्स है। ये मैंने कुछ वेरिएबल्स और फील्ड्स बना ली हैं। अब इसको ट्रैक करने के लिए ना, इसको सही तरह से हैंडल करने के लिए अभी पर्सनल इंफॉर्मेशन की मैं कुछ फील्ड बना देता हूँ। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की फील्ड है जो मैंने कलेक्ट करनी है। उसमें सबसे पहले तो मुझे नेम चाहिए होगा यूजर का, जिसको आप फुल नेम कह रहे हो। उसमें टेक्स्ट फील्ड में मैंने इसको लिखा है, और बाय डिफॉल्ट कुछ को बाय डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन करूंगा, कुछ को नलेबल बनाऊंगा, ठीक है। जिस तरह डेट टाइम एंड डेट टाइम को नलेबल क्यों बनाऊंगा, डेट ऑफ बर्थ वो नलेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि उसको जब यूजर क्लिक करेगा तब उसको वो शो करवाना है, ठीक है। तो कुछ फील्ड जिस तरह रेडियो बटन है उसको नल रखना पड़ेगा जेंडर, ठीक है। लेकिन जो सिंपल होंगी उनको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करवा दूंगा। दूसरी चीज मैंने इससे लेनी है जॉब टाइटल, फिर एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, वेबसाइट, इस तरह से चीजें आ जाएंगी। पासवर्ड सॉरी रेज्यूमे में नहीं आएगा, ये आ गया। और इसमें हमने जॉब टाइटल लिया, जॉब टाइटल के बाद मैं इसको स्ट्रिंग में एड्रेस ले लेता हूँ, कुछ फील्ड्स बना लेता हूँ। फिर इसमें स्ट्रिंग में इसको कह देते हैं यूजर से हमें ईमेल भी लेनी है। ये थोड़ा डाटा लेना पड़ेगा, ये डाटा एंट्री वाला काम लगता है मुझे,
ठीक है, तो ये आ गया। और इसमें आके वेबसाइट में आ जाओ, और ये वेबसाइट आ गई है। और इसके बाद आ जाओ कि अब यूजर से प्रोफाइल भी तो उसकी ली हुई है ना, ये जो इधर शो हो रही है। ठीक है, अभी मैंने खुद ही इसको इस तरह से रखा हुआ है। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा कि गैलरी से उठानी है, क्योंकि वो गैलरी से हम उठाएंगे जब ई कॉम वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे। अभी एसेट्स में ये कोई इमेज, अच्छा एसेट में देखो दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक इमेज पड़ी हुई है, एक ये रेज्यूमे एसवीजी के नाम से एक एसवीजी पड़ी हुई है। ये मैंने पीडीएफ के हेडर पे एक इस कोने में लगाना है, एक एंड वाले कोने में इसको थोड़ा रोटेट करके ट्रांसफॉर्म करके लगाना है, रोटेट करके इस तरफ को, एक इस कोने में एक इस कोने में। सेंटर में आपका ये होगा, ये देखो ये इधर लगा हुआ है और इधर ये लगा हुआ है। तो ये सिर्फ वो एसवीजी पड़ी हुई है, इसको लगाना है, अभी सारा कुछ बाकी है। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, ये मुझे कोई मिल नहीं रही थी, मैंने अपनी ही इसमें ऐड कर दी है। और इसको मैं अभी के लिए इधर से कॉपी पाथ रेफरेंस करता हूँ, ये पाथ इसका इस इमेज में सेव करवा लेता हूँ। जब हम अगर गैलरी से भी उठाएंगे ना, तो उधर से भी इसका पाथ ही सेव करवाना। अब जो पैकेज यूज करना है ना पीडीएफ के लिए, वो ये इमेज नहीं लेता, वो ना पीएनजी से इमेज लेता है। ठीक है, वो ना पीएनजी को एक्सेप्ट करता है, ना नेटवर्क वाली इमेज को एक्सेप्ट करता है, वो कहता है मुझे मेमोरी इमेज में दो। ठीक है, मेमोरी इमेज वो लेता है। मेमोरी इमेज किस तरह से होती है, मेमोरी में इमेज सेव होती है 8 बिट, 8 बिट अनसाइंड इंटीजर में, 8 बिट अनसाइंड इंटीजर एरे होता है, उसमें इमेज सेव होती है मेमोरी में। उसमें हर एक वैल्यू 0 से 255 तक होती है। मतलब मेमोरी में लो लेवल पे इमेज इस तरह से सेव होती है, उस टाइप को कहते हैं ये यू इंट 8 लिस्ट आएगी आपके पास, ये इस टाइप में इमेज सेव होती है। ठीक है, ये देखो डार्ट का टाइप्ड डाटा से ये फील्ड आ रही है, तो इस टाइप में कन्वर्ट करके उसको पास करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है। अभी के लिए ये हमने पाथ रखा हुआ है। ठीक है, उस पैकेज पे नहीं गए, तो इसको मैं अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन इधर से पाथ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोफाइल का पाथ हो गया, उससे वेबसाइट ले ली, और दो चीजें रह गई हैं, उसकी डेट टाइम रह गए। अब डेट टाइम डेटा टाइप है हमारे पास डार्ट की कोर, इसको नॉलेबल बनाया, और इसको मैंने कह दिया ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ बताए, डेट ऑफ बर्थ उससे पूछ रही है हमने। और ये बाई डिफॉल्ट नॉलेबल बनाई है, तो मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग नॉलेबल, क्योंकि ड्रॉप डाउन या उस तरह की जो फील्ड्स होती हैं रेडियो, उनमें नॉलेबल से इनपुट जा रही होती है, इसलिए मैंने इसको भी नॉलेबल बना दिया दो को। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की फील्ड है। इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल्स की फील्ड आएंगी, और कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब इनको इसके ऑन सेव्ड पे ये वेरिएबल सेट करवाने हैं। तो मैं इसके हिंट टेक्स्ट में ये चीज पूछ ली है, अब ये रीयूज हो जाएंगे, इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक का नाम हमने चेंज करना है, बाकी सब पे वही यूज हो जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं इधर लगेगा। ठीक है, लेकिन इसकी समझ आई है ना ये फील्ड्स क्यों बनाई हैं ऊपर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आ जाओगे हिंट टेक्स्ट पास किया, प्रीफिक्स आइकन आपने इसको देना है। फुल नेम पे कौन सा आइकन दे देना, पर्सन का आइकन दे देता हूँ। इसमें वैलिडेटर जो लगाना है वो किस टाइप का लगाना है आपने इधर बताओ उसको। ठीक है, वैलिडेटर में क्या चीज आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, उसको चेक करवा लो। मैंने इसमें P0 की जगह वैल्यू लिख दी, कि वैल्यू अगर तो नल के इक्वल है या एम्प्टी है, तो आपने रिक्वायर्ड कर दो, अदरवाइज नल पास कर दो। नल का मतलब होता है वैलिड इनपुट। तो मैं इधर चेक करवा लूंगा कि वैल्यू को चेक करो कि वो नल के इक्वल है, या और ऑपरेटर यूज कर दिया कि वैल्यू इज एम्प्टी, वैल्यू इज एम्प्टी। ठीक है, मैंने इस पे ज्यादा एक्सट्रीम वाली वो नहीं लगा रहा। इस फ्लैग को चेक करो। अब और ऑपरेटर लगा दिया, और ऑपरेटर ने क्या करना है, हमेशा ट्रू या फॉल्स ही देना है। ट्रू फॉल्स दे दिया, तो इसमें मैं टर्नरी ऑपरेटर लगा सकता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर पे मैंने सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये शो करवा दो कि ये रिक्वायर्ड है, ये फील्ड रिक्वायर्ड है। एल्स केस में आपको इस चीज का बता चुका हूँ पहले भी, कि वैलिडेटर में नल का मतलब होता है वैलिड इनपुट है, कोई एरर वगैरह नहीं है। ये काम किया है इधर इस फ्लैग की बेस पे, कि अगर तो ये वैल्यू नल के इक्वल है या इसके एम्प्टी है, तो फिर क्या करो, ये रिक्वायर्ड शो करवा दो, अदरवाइज उसको ओके है, इनपुट ओके है। वैलिडेटर ये था इसका। ऑन सेव्ड पे जो आपका वेरिएबल है उसको सेट करवाना है।
ऑन सेव्ड वाला फंक्शन कॉल करो, उस पे ये आएगा, ये P0 इसमें लिख रहा है, आप इसमें बताओगे, ये इसमें वैल्यू होगी। और आपने करना क्या है, ये वैल्यू सेट करवा देनी है अपने उस रेलिवेंट फील्ड में। तो मैंने नेम में क्या सेट करवाना, नेम में मैंने ये वैल्यू सेट करवा देनी, ठीक है। और अगर इसमें नल आएगा तो मैं उसको कह देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग इसमें साइन करवा दो, ये काम लिखा है। नल होगा नहीं क्योंकि यूजर इसमें लिखेगा, क्योंकि ये वैलिडेटर लगा हुआ है, ठीक है। ये काम किया। अब यही काम थोड़ा सा रिपीट करना है सारी फील्ड के लिए जो ऊपर बनाई हुई है हमने। तो यही चीज रीयूज होने लगी। पहले इससे कहीं ज्यादा रीयूज, आप कह लो कि वो होनी थी डुप्लीकेशन, अब डुप्लीकेशन नहीं होगी। इसमें सारी फील्ड अलग है और इनमें स्पेस भी नहीं देनी पड़ रही, क्योंकि मैंने उधर से ही इसमें ये वर्टिकली दे दी थी, इधर से वर्टिकली 8 की दे दी थी, तो इन सब में वो स्पेस भी नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, फुल नेम 2 3 4 5 इस तरह से फील्ड है, ये कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 ही है। बाकी जो दूसरी है 1 2 3 4 5, ओके। अच्छा, अब इसमें आते हैं, दूसरी क्या है, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल, इसमें जो आइकन है आप उसको यूज करो, वर्क का आइकन होता है हमारे पास जॉब को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, ये यूज कर दिया। फिर इसके वैलिडेटर में चेंज नहीं करा, वो मैंने इसलिए कोई थोड़ा सा ग्लोबल टाइप का लिखा है कि सब में अब इसमें नेम वेरिएबल में नहीं सेट करवाना, जॉब वाले में जॉब टाइटल में सेट करवानी है वैल्यू, तो जॉब टाइटल में सेट करवा दो। फिर इसी तरह इसके बाद जो आ जाएगा वो एड्रेस के लिए। अब एड्रेस वाले में मुझे ये बताओ, एड्रेस वाला इनसे थोड़ा सा, इनके जैसा तो नहीं होगा, एड्रेस वाला थोड़ा सा लंबा होगा, उसमें मैक्स लाइंस हैं वो बढ़ा देंगे हम, ठीक है। और उसमें इनपुट टाइप को भी चेंज कर लेंगे, अभी इनपुट टाइप को चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट दोनों में टेक्स्ट पे सेट थी, उसमें एड्रेस पे सेट कर देंगे कि बंदा थोड़े से वो सैम्बल वगैरह ज्यादा नजर आ जाते हैं, मतलब मल्टी लाइन पे मिल जाता है। मल्टी लाइन, जब आप मल्टी लाइन सेलेक्ट करोगे ना किसी टेक्स्ट फील्ड को, तो उसमें याद रखिएगा उसमें टेक्स्ट इनपुट टाइप में भी मल्टी लाइन सेलेक्ट कर देना कि वो उसको यूजर को न्यू लाइन पे ले जाए। बाय डिफॉल्ट में दिखाता हूँ आपको, बाय डिफॉल्ट जो आपको शो हो रहा होता है ना, बाय डिफॉल्ट फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ टेक्स्ट इनपुट टाइप पे, कीबोर्ड टाइप इधर ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट पे सेट है, मैंने इसको मल्टी लाइन पे सेट कर दिया, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि कंट्रोल एस करते हैं हम, ये कुछ फील्ड्स आई हैं और मल्टी लाइन में आके मैं इसको कह देता हूँ कि मल्टी लाइन जो है मैक्स लाइन वो 3 कर दो। तो ये कुछ इस तरह से उनसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, उनसे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ये हो क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैक्स लाइंस को हमने मेरे ख्याल से इसमें नहीं सेट करवाया हुआ। ये जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है इधर मैक्स लाइंस को इस मैक्स लाइन के इक्वल करवा दें, अब ये हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी लाइंस बढ़ गई, लेकिन इसमें न्यू लाइन पे कैसे आएगा, ये देखो इसमें आया, ये टिक लगा हुआ है इसमें देखो, इसमें टिक लगा हुआ है इधर, इसमें मल्टी लाइन करने से ये मिल गया, ये न्यू लाइन पे लेके आ रहा है, ये इस इनपुट टाइप से मिल रहा है। ये वाला छोटा सा की जो बटन है ना, ये मल्टी लाइन जब स्टेप फॉर्म आपने बनाने हो, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाना हो, तो उसमें इस तरह से इसको यूज करना। अच्छा, इस पे आओ, नेक्स्ट पे आगे, ये एड्रेस के लिए हो गया फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा सा हमने उससे चेंज कर दिया। अब मुझे एड्रेस के बाद और फील्ड क्या चाहिए, अच्छा अब डेट ऑफ बर्थ पे आ रहे हो। डेट ऑफ बर्थ जो है वो तो और टाइप की फील्ड है, उसको किस तरह से करें, ठीक है। वो तो हमें उसको पिक करवाना पड़ेगा, डेट पिकर कैसे शो करवाना। फ्लटर का जो बाय डिफॉल्ट डेट पिकर है हम उसको देखते हैं, एंड्रॉयड में मोस्टली हर ऐप में वो, लार्ज से लार्ज ऐप में भी वही यूज हो रहा होता है, एंड्रॉयड वाला डिफॉल्ट उसका डेट पिकर, ठीक है। मैं अभी आपको वो बना के दिखाता हूँ, मैं इधर एक कॉलम ले रहा हूँ। कॉलम क्यों ले रहा हूँ, ये कॉलम के चिल्ड्रन में मैं टेक्स्ट लूंगा, ये चिल्ड्रन आ गए, और इसके चिल्ड्रन ने टेक्स्ट, एक टेक्स्ट ले लिया और उसमें कह दिया बताने के लिए यूजर को कि डेट ऑफ बर्थ की फील्ड है ये, फॉर एग्जांपल वो इस जगह पे आप इंटर कर दो, ठीक है। और मैक्स लाइन पे इस जगह पे मैक्स लाइन कह रहा हूँ स्टार्ट पे कर दो मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसकी, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ थी और टेक्स्ट में ये शो करवा दिया, इसको स्टाइल भी दे सकते हैं, वो बाद में देते हैं। अभी इसमें 5 बॉक्स यूज करो, हाइट उसको हम थोड़ी सी हाइट दे देते हैं, उसके बाद इसमें
दूसरी जो चीज इधर यूज करनी है, अब देखो मुझे डेट टाइम शो किस में करवाना है, पहले ये देखो कि मैं एक कार्ड विजेट ले लेता हूँ। ठीक है, कार्ड विजेट को थोड़ा सा राउंडेड कर दूंगा, उसकी डिजाइनिंग जिस तरह की इस पे हुई है ना, इस तरह का ये कार्ड विजेट को कलर चेंज किया हुआ और उसमें ये लिखा हुआ है सिलेक्ट डेट। इसमें जब क्लिक करता है यूजर तो उसको पॉपअप शो होता है, पॉपअप में डेट पिकर शो होता है, उस पर डेट पिक सिलेक्ट करता है। ठीक है, वो इधर नहीं नजर आ रहा है इमेज में, लेकिन वो बनाना है हमने। ठीक है, वो बनाने के लिए इसको जेस्चर डिटेक्टर से रैप करना पड़ेगा। जेस्चर डिटेक्टर पे जब क्लिक करेगा वो उस जगह पे डेट पिकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं डेट पिकर दिखाने से पहले इधर एक कार्ड बना देता हूँ, कार्ड विजेट यूज करता हूँ, और कार्ड की थोड़ी सी स्टाइलिंग। कलर सबसे पहले जो हमारा मेन ऐप का कलर है वो रखो इसका। किधर गया है हमारा जो मेन कलर है, ये है, तो इस कलर हम ये ही रख देते हैं। डेट पिकर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये आया एलिवेशन, इसकी हम बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी टू कर देते हैं, फिर इसको शेप राउंडेड लेनी है, शेप इसमें राउंडेड रेक्टेंगुलर, बॉर्डर में आ जाओ और इसको बॉर्डर रेडियस में सर्कुलर दे दो। सर्कुलर में इसको कुछ थोड़ा सा रेडियस हमने दे दिया जिस तरह का उधर मिला हुआ। ठीक है, ये बना दिया, और इसके चाइल्ड में आपने वो जो आपकी चीज होगी वो रख दोगे। चाइल्ड में मैंने इस टेक्स्ट में ही शो करवानी है ये चीज। चाइल्ड में मैंने टेक्स्ट में शो करवाना है कि अब देखो चाइल्ड में इसको तो टेक्स्ट में शो करवाना है। ये है डेट, जो सिलेक्टेड डेट लिखा हुआ है, उससे पहले ये आइकन है, उससे पहले ये सिलेक्टेड डेट है, फिर एंड वाला ये आइकन है। ये तीन किस में पास होंगे, रो लेनी पड़ेगी मुझे, रो में आके उसके चिल्ड्रन में आऊंगा, उसके चिल्ड्रन इधर पास करने पड़ेंगे रो के। और उसमें पहला चिल्ड्रन जो होगा वो आइकन होगा, जिसको आप कह लो कैलेंडर का आइकन, हम कह देंगे कि ये डेट के लिए ये यूज किया जाता है। कैलेंडर मंथ का आइकन मैंने पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि कलर उसका डार्क रखा हुआ है तो इसका कलर कैसे रखना है, इसका कलर उससे चेंज रखना है तो उसको वाइट कर दिया। फिर इसके बाद आइकन ये पास कर दिया, दूसरा जो इसके बाद आएगा वो टेक्स्ट आएगा। ठीक है, इस टेक्स्ट में मैं फिलहाल कह देता हूँ ये सिलेक्ट डेट लिखा हुआ है, लेकिन इधर से वो डेट पिकर से जो डेट आएगी वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इसके भी स्टाइल में हमें कलर इसका भी वाइट करना पड़ेगा, वो भी कर देते हैं। फिर इसमें जो उसके बाद जो आइकन आएगा, ठीक है, वो कौन सा आइकन होगा, वो हमें एक आइकन लेना पड़ेगा, वो एडिट का। एडिट का आइकन इधर आएगा, वो मैं ले लेता हूँ, ये आइकन है और इसको कह देते हैं एडिट का आइकन है। ये ले दिया इधर, और इस तरह से इसको कुछ रख दिया है, और कंट्रोल एस करते हैं तो ये शो हो रहा है आपको। ठीक है, अब ये अच्छे साथ लगा हुआ है इसके, तो इसको हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, और इस रो को पैडिंग दे देते हैं हम, रैप विद पैडिंग। और इस पैडिंग में आके हम उसको हर तरफ से कोई 12 की पैडिंग दे देते हैं, ताकि ये ऐसे ही। अच्छा, अब ये जो है ये स्पेस बिटवीन करूंगा, ये दूसरा भी सेंटर में चला जाएगा। मेरे पास सिनेरियो ये है, तो मैं ये चाह रहा हूँ ये दोनों साथ ही रहें। ठीक है, ये दोनों साथ रहें, ये अकेला जाके एंड पे लगे, तो इस अकेले को आपको सेपरेट सेपरेट रो में रैप करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट रो में रैप किया, इन इस मेन रो की हमने अलाइनमेंट जो है मेन एक्सेस अलाइनमेंट वो कर दी स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन इन दोनों को खुद ब खुद एंड पे लगा देगा, साइड्स पे लगा दे, और ये एंड पे लग जाएगा खुद ही जाके, ये अलग हो गया। और इस इसमें जो है इन दोनों में ये दोनों साथ साथ होंगे। इधर मैं एक साइज बॉक्स यूज कर लूंगा स्पेस के लिए जो इसमें चाहिए होगी। एग्जाम्पल में साइज बॉक्स में विड्थ इसमें 10 दे देता हूँ, इसको 10 की विड्थ दे दूँ। अब ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा इसने क्या किया है, इसने इन चिल्ड्रन को, ठीक है, इन चिल्ड्रन को इसने क्या किया है रैप, अच्छा रो में मैंने उस अकेले को रैप कर दिया है, इसको रैप करना था। साइज बॉक्स में आ रहते हैं, इसको हाइट में विड्थ में 10 भी देते हैं। इस अकेले को रो में क्यों कर दिया है मैंने, हमने इन तीनों को रो में करना है। तो इनसाइड एक रो आई और उसमें इसको
इनको रखवा दिया और इस रो के अंदर ये दूसरा चिल्ड्रन है और इसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह से की है, तो ये उस तरह का बन गया। अभी इसमें क्या आ रहा है, वो कलर का मसला है। कलर हमने इसमें क्योंकि वाइट यूज करना है, तो ये इसमें भी यूज करना है। स्टाइल में जाके, टेक्स्ट स्टाइल में जाके इसका भी कलर वाइट यूज करना है। ठीक है, अब इस पे क्लिक पे क्या करना है, ये कुछ इस तरह का बन तो गया है। थोड़ा बहुत डिजाइन में ये, इसको हम और ज्यादा बोल्ड करते हैं, डिजाइन चेंज हो सकता है, लेकिन इसकी बेस पे कलर डेट पिकर देखते हैं शो कैसे करवाना है। डेट पिकर कैसे शो करवाना है, इसको पहले रैप करना पड़ेगा ये पूरे कार्ड को। ये किधर है कार्ड, ये इधर जाके खत्म होगा। इसको रैप किया जेस्चर डिटेक्टर विजेट के साथ। ठीक है, ये जेस्चर डिटेक्टर से रैप किया। जेस्चर डिटेक्टर पे करना क्या है, अब जो वो है डेट पिकर वाला जो फंक्शन है, वो है फ्यूचर इन्वॉल्व है उसमें। क्या पता यूजर क्लिक करने के बाद डेट सेलेक्ट ही नहीं करता, फिर क्या कर लोगे। यूजर उस पर क्लिक करता है, डेट सेलेक्ट ही नहीं करता, तो हम तो नहीं उसमें कुछ कर सकते। तो ये है एसिंक्रोनियस ऑपरेशन। क्या पता वो गलत डेट उस पर सेलेक्ट करके सेलेक्ट करता है, या उस पे वो चलता रहता है, घुमाता रहता है, या इनपुट ही नहीं देता, या साइड पे क्लिक कर देता है, ऐप क्लोज कर देता है। तो ये जो डेट पिकर वाला ऑप्शन है, ये शो डेट पिकर जो मैं फंक्शन कॉल करने लगा हूँ, वो हमारे पास नल नल भी रिटर्न कर सकता है, और वो फ्यूचर में चीज रिटर्न करेगा। अगर वो डेट हमें रिटर्न करेगा तो उसमें टाइम इन्वॉल्व है, कि यूजर हो सकता है 10 मिनट बाद डेट सेलेक्ट करे, 2 मिनट बाद करे, फौरन कर दे। ठीक है, तो मैं इधर एक डेट का इसके ऑन टैब पे आता हूँ। सबसे पहले तो इसके ऑन टैब को बनाता हूँ एसिंक्रोनस। ठीक है, एसिंक्रोनस बना दिए इसका ऑन टैब। अब इसका ऑन टैब, इसमें मुझे ये डेट टाइम है, ये डेट टाइम क्यों अवेलेबल रखा था, क्योंकि ये इधर देखना, जब मैं शो डेट टाइम पे तो डेट पिकर पे जाता हूँ, ये देखो इसकी रिटर्न टाइप देखो क्या है। तो देखो, डेट टाइम नलेबल है, फ्यूचर डेट टाइम नलेबल। डेट टाइम है और नलेबल है, कि डेट आएगी रिटर्न इसमें होगा। ये डेट टाइम नलेबल टाइप की, इसको मैं कह देता हूँ ये है डेट ऑफ बर्थ यूजर की, जो वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ये मैं कहता हूँ कि इसको डेट पिक्ड डेट कह देता हूँ, ताकि और आसानी हो जाए डेट ऑफ बर्थ कहने की बजाय, कि ये वो है जो क्लाइंट ने पिक की है। ठीक है, अब एसिंक्रोनस इसलिए लिखा था, ये फ्यूचर में फंक्शन है, तो अवेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड है। कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, वो डेफिनेटली हमारा पास हो जाएगा, जो हमें विजिट ट्री में मिल रहा है, इनहेरिट होता हुआ आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट हमने पास कर दिया। अब इसमें एक वो कह रहा है फर्स्ट डेट बताओ। फर्स्ट डेट कहाँ से शुरू हो, लास्ट डेट बताओ कहाँ पे खत्म हो। ठीक है, और इनिशियल डेट का ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप उसको भी सेट कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट किस डेट पे सेट करना है उसको, काउंटर को जो शो करवाना है। तो मैं इनिशियल फर्स्ट डेट है जो, फर्स्ट डेट में कौन सी सेट करता हूँ, कि हमारी ऐप में यूजर है, मैं कहता हूँ मैंने यंग जनरेशन ही लेनी है, ऐप में कोई ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने उसको ये बता दिया कि 90-50, इससे पीछे वाले बंदे अलाउ नहीं है, यानी ये फर्स्ट डेट यहाँ ये वाली हो। ठीक है, लास्ट डेट का मतलब लास्ट डेट कौन सी हो, कि कोई बंदा आज या फ्यूचर में तो नहीं पैदा हो सकता, तो मैं उसको करंटली जो डेट देता हूँ, या आज की भी नहीं है, इस पर डेट टाइम डॉट नाउ से कॉल करूंगा ना, ये अभी के डेट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इधर अब टाइम भी नहीं देना चाहिए ये वाला, नाउ वाला, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कोई बंदा अभी की सिलेक्ट कर सकता है, अभी कैसे पैदा, अगर अभी पैदा हो भी गया तो वो एप्लीकेशन थोड़ी यूज कर सकता है। लेकिन इसको मैंने कह दिया कि ये जो लास्ट डेट कोई यूजर जो सिलेक्ट कर सकता है वो है 2015। ठीक है, यहाँ 20 कर लो। उसके बाद हम कहते हैं बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, और इस जगह पे इनिशियल डेट में सेट करवा देता हूँ, इनिशियल डेट में डेट टाइम डॉट इनिशियल डेट, कोई भी डेट सेट करवानी हो वो आप सेट करवा सकते हैं। मैं नाउ वाली सेट करवाने लगा था, लेकिन ये क्योंकि रियर पीछे वाला है, तो इसमें कोई भी डेट इनिशियल सेट करवा सकते हैं। अभी मैं इसको आपको नाउ वाले पे करके दिखाता हूँ, कि ये नाउ वाला सेलेक्ट किया, कि वो यूजर कर सकता है अभी वाली डेट सेलेक्ट, और इसको भी नाउ पे सेट कर दिया हमने इनिशियल डेट को। अब ये डेट पिकर इस पे क्लिक करने पे शो होगा। ठीक है, अभी उसका लॉजिक को नहीं मैंने हैंडल किया, वो भी इसी बटन पे ही हैंडल करना है।
लेकिन अभी इस बटन पे सिर्फ वो शो करवाया, ये देखो टिक किया है, ये डेट पिकर आपको शो हो गया। ये जाएगा कहाँ तक जाएगा ये, अभी डेट टाइम नाउ इनिशियल सेलेक्ट की थी उसने 11 मार्च 2025 सेलेक्ट कर ली। लास्ट डेट भी यही है, आगे देखो आगे वाले क्लिकेबल नहीं है, आगे नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप लास्ट डेट को बढ़ा दोगे, वैसे क्योंकि डेट ऑफ बर्थ है तो ये जा नहीं सकती, लेकिन आप बढ़ा दोगे, ये मैं 2065 तक ले जाऊंगा, ठीक है, उधर तक लास्ट डेट सेलेक्ट हो सकती है। फिर इस पे आगे जब यूजर क्लिक करेगा तो ये देखो अब जाएगा, ये आगे कहाँ तक जाएगा, ये 2065 तक जाएगा। ठीक है, ये लास्ट डेट है। नाउ का मतलब क्या है, नाउ का मतलब ये है कि आपका ये जो पिकर है ये किस जगह पे जाएगा, 11 पे जाएगा, ये नाउ पे सेट किया हुआ है। ठीक है, और ये इस पे सेट किया हुआ है कि कहाँ से प्रीवियस डेट कौन सी होगी, इसको नाउ पे कर दोगे तो यूजर पीछे ही नहीं जा सकेगा। ठीक है, फर्स्ट डेट को नाउ पे कर दिया तो जिस तरह वो आगे नहीं जा रहा था, अब वो क्या करेगा, यूजर पीछे नहीं जा सकेगा। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब देखो वो पीछे से कोई डेट ही नहीं सिलेक्ट हो रही, क्योंकि आपने फर्स्ट डेट ही ये सिलेक्ट कर दी कि अभी वाली 11 के बाद ही पैदा हो। तो डेट ऑफ बर्थ इस तरह से जब आपने लेनी होती है तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। खैर मैं इसको 1950 और इन दोनों को नाउ पे सेट कर देता हूँ, इनिशियल को भी नाउ पे सेट कर देता हूँ, फिलहाल रहने देता हूँ। ठीक है, और इसी पे ही, इस पे एक तो ये पिक्ड डेट कर रहा है ना, अगर यूजर ने डेट पिक कर ली है, अब एक फ्लैग मैंने लगाया कि डेट, पिक्ड डेट को चेक करो कि पिक्ड डेट नल के इक्वल तो नहीं है, नल के इक्वल तो नहीं है, ये फ्लैग चेक करवा ली। अगर तो नल के इक्वल नहीं है फिर क्या करो, फिर सेट स्टेट कॉल करो, और सेट स्टेट में मेरे पास जो डेट ऑफ बर्थ का फील्ड है उसमें ये सेट करवा दो पिक्ड डेट। देखिए कितनी सिक्योर सेट करवाई। अगर नल नहीं है, उसने सही तरह से सिलेक्ट की हुई है, नल नहीं है, इसमें वैल्यू आ चुकी है, फिर डेट ऑफ बर्थ में ये वैल्यू सेट और सेट स्टेट कॉल कर दिया। ठीक है, अदरवाइज ये सेट नहीं होगी। ठीक है, और फिर इसमें आते हैं नीचे ये इस जगह पे कि अगर डेट टाइम में कोई वैल्यू सेट है, ये डेट डेट ऑफ बर्थ नल नहीं है, तो फिर इसको इधर शो करवा देते हैं, इसको इधर शो करवा लेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे इस पे भी कंडीशन लग जाएगी। मैं इधर आ जाता हूँ, और इधर आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करो। इधर सिलेक्टेड डेट वाला काम अब खत्म हो गया, इधर भी अब लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है, हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, डेट ऑफ बर्थ को ही सीधा सीधा चेक कर लो कि डबल इक्वल टू नॉट इक्वल टू, जो भी आपको सही लगे वो लॉजिक लगा दिया, कि चेक करो कि नल के इक्वल तो नहीं है। ये अगर ट्रू हो गया कि नल है, तो फिर इधर क्या शो करवाना है, फिर इधर जो पहले लिखा हुआ था सिलेक्ट डेट, अगर नल नहीं है फिर इधर क्या शो करवाना है, फिर इधर आपने डेट शो करवानी है। डेट मैंने किस तरह से शो करवाई, मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज किया। डेट ऑफ बर्थ में डेट टाइम, डेट ऑफ बर्थ में गया, उसमें जाके सबसे पहले डे पे गया, ये डॉट डे लिखेंगे, ये वो आ जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश इस पे सारे नल चेक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड स्लैश इधर यूज करनी पड़ेगी मुझे, इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बार बार करनी पड़ेगी। दूसरे पे आया, दूसरे पे आके मैंने कह दिया डेट ऑफ बर्थ में जाओ और उसमें से जाके डॉट, उसके में से एक्सेस करो मंथ को, मंथ को ले आओ। फिर मैंने इसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज की, दोबारा से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की, डेट टाइम का गया और उसमें से मैंने कहा कि अब ईयर को ले आओ। इस तरह से नॉर्मली शो करवाई होती है, और इसी फॉर्मेट में शो करवा दी। डेट टाइम को शो करवाने के लिए ना इंटेल वाला पैकेज भी यूज होता है, लेकिन अभी मैं उसका यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ये काम हो गया, और इस जगह पे कमांड शिफ्ट ऑप्शन एल से इनको थोड़ा अलाइन करवा लेते हैं ये फॉर्मेट में आगे। ठीक है, ये शो करवा दिया कि अगर तो ये नल है तो ये सिलेक्टेड डेट आ जाए, अदरवाइज नल नहीं है तो इसमें डेट आए। अब देखो यूजर ने इसमें आगे कुछ नहीं सिलेक्ट किया, नल ही था, उसने उधर से ओके कर दिया। ओके किया है तो देखो सिलेक्ट होगी ये डेट, क्योंकि बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड थी, अब वो आ गई। अगर वो इधर से आगे नहीं सिलेक्ट करता तो वो सेट हो जाती है, अदरवाइज ये वाली डेट ही इधर सिलेक्ट होगी। अगर वो स्टार्ट में आता है, स्टार्ट में कोई नहीं सिलेक्ट की हुई, इधर आएगा सिलेक्ट डेट का। ठीक है, सेलेक्ट डेट पे क्लिक करेगा, अब उधर जाके वो अपनी बर्थडे चूज करेगा, कोई भी बर्थडे चूज कर सकता है, वो चला जाता है जी, पुराने दौर का बंदा है वो जाता है 2000 में, और उधर से जाके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ ढूंढता है, फिर उधर से जाके वो पुट करता है। ठीक है, ढूंढ के ये इस तरह से आपको मिल गया है। अब इसको जिस तरह से मर्जी चला दो, उधर से सेलेक्ट करके ओके करता है तो वो ये देखो 29/12/2000 सेट होगी। अब इस तरह से डेट हमने सेट करवा ली। डेट के अलावा कुछ फील्ड्स हैं जो कि इसमें हमने और ऐड करनी है इस तरह की।
ठीक है, अब इसके बाद रेडियो ऐड करना है हमने। रेडियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियो कहते हैं ग्रुपिंग करने के लिए, दो फील्ड्स की आपस में मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तब रेडियो यूज होता है। अब पहले तो इस जगह पे मैं आता हूँ, इस जगह पे जहाँ पे ये कॉलम जो है, इसके इनसाइड भी मैंने एक कॉलम यूज किया हुआ था ना इनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए, वो कॉलम भी इनके साथ ही मैं क्लोज करता हूँ, जस्टर डिटेक्टर, और इस कॉलम से बाहर आता हूँ, इधर आके मैं साइज बॉक्स को यूज करता हूँ और थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं हम हाइट, और इसमें आके हाइट 16 की हाइट देके इधर आ जाता हूँ और इधर एक रो ले लेता हूँ, रो में चिल्ड्रन ले लेता हूँ, चिल्ड्रन में आके अब मुझे इधर करवानी है ग्रुपिंग। पहले तो मैं टेक्स्ट शो करवा देता हूँ, सिंपल एक टेक्स्ट शो करवा देता हूँ, ये जेंडर के लिए है, और इसके जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट स्टाइल में आ जाओ और इसको आके, इसके बाद जो हमने प्रोजेक्ट शुरू करना है ना, उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएगी स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो उस पे और ज़्यादा हमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें भी पीली जब तक वो नहीं हुआ, बैकएंड नहीं अटैच हुआ, बैकएंड उसमें भी नहीं अटैच होगा, बैकएंड उसके बाद अटैच होगा ई कॉम वाली ऐप में, ताकि फिर सही तरह से हमारा फ्लो चलता रहे। ये काम किया है, और इधर से कलर आ गया, अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इधर ये है, इधर कहीं यूज किया हुआ था हमने कलर अपना प्राइमरी, ये आ गया, और इसको इधर से सेट करवा दिए ये। ठीक है, ओके, और ये जेंडर इधर शो हो जाएगा इस तरह से, ये जिस तरह से जेंडर डेट ऑफ बर्थ भी इस तरह से होना चाहिए, तो आप सेम स्टाइल की अलग से फाइल भी बन सकती है, लेकिन अभी के लिए हम इसको इधर से उसको भी ये वाले स्टाइल ही दे देते हैं। ये लो, ताकि ये भी उस तरह के हो जाए। ओके, अब जेंडर पे लगा रेडियो बटन, रेडियो के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ग्रुप वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। ग्रुप वैल्यू, ग्रुप वैल्यू क्या कह रही है, अब हमें एक तो मुझे इसको किसी में लिखना पड़ेगा, दोनों को, कि मुझे सिलेक्ट करवाना पड़ेगा कि यहाँ मेल या फीमेल, और तो कोई है ही नहीं ना, जेंडर ही नहीं है, तो इनको ग्रुप वैल्यू करना पड़ता है, किसी एक वैल्यू की बेस पे करना पड़ता है। फिर जब इसका ऑन चेंज कॉल होता है कि इनमें से कोई वैल्यू जब सिलेक्ट होती है, तो वो वैल्यू वो उस ग्रुप वैल्यू में वो रखवा देता है। ठीक है, इनकी ग्रुपिंग होती है। मैं इधर एक लिस्ट टाइल लिखता हूँ, लिस्ट टाइल लिखा है मैंने, और उसके टाइटल में आ जाता हूँ, टाइटल में आके मैंने कह दिया टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आके ये मैंने कह दिया है कि ये मेल है। ठीक है, ये मेल है कह दिया है इसको, और इसके लीडिंग में मैं इसके रेडियो विजेट को यूज करने लगा हूँ, ये रेडियो विजेट है। रेडियो विजेट को जैसे यूज किया तो उसने टोल डाल दिया, उसने कहा वैल्यू दो, ग्रुप वैल्यू दो, उसने कहा ऑन चेंज दो। तीन चीजों के बगैर रेडियो नहीं बनता। वैल्यू में क्या चीज है, वैल्यू में मैंने इसकी वैल्यू जो सेट करवानी चाह रहा हूँ, मैंने कहा मेल है। जो टेक्स्ट है वो और चीज है, टेक्स्ट में मैं एम भी कह सकता हूँ, टेक्स्ट में मैं एम कह सकता हूँ, या टेक्स्ट में आप मेल कह सकते हो, वैल्यू में कोई और चीज एम कह सकते हो, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, इसलिए टेक्स्ट अलग है, उसका वैल्यू अलग है। वैल्यू में मैंने मेल रखवा दिया, ग्रुप वैल्यू में क्या कि किस वैल्यू के बेस पे इनकी ग्रुपिंग होनी है, वो जेंडर वेरिएबल है ऊपर जो हमने बनाया हुआ है। स्ट्रिंग नलेबल क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि इस जगह पे जो ग्रुप वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग नलेबल है, इसलिए मैंने इसको नलेबल बनाया। ऑन चेंज पे क्या करना, ऑन चेंज पे वैल्यू सिर्फ जेंडर में सेट करवा देनी है, सिंपल सा काम करना है। ये वाला फंक्शन इसका कॉल करना है आपने, और उसमें आपने सेट स्टेट कॉल करना है। सेट स्टेट में क्या करना है कि ये जो वैल्यू है जेंडर में, ये असाइन करवा देनी है, जो इसमें वैल्यू है जब इस पे क्लिक हुआ है, ये वैल्यू जेंडर में असाइन होगी। सिंपल सा काम है ये रेडियो का। अब किसी और जगह पे जब भी रेडियो विजेट यूज करोगे, ग्रुप वैल्यू जब ये वाली जेंडर वाली यूज कर दोगे, तो वो इसके साथ लिंक हो जाएगा। मैं इसके साथ ही लिस्ट स्टाइल के बाद फौरन एक और लिस्ट स्टाइल यूज करता हूँ, उसमें मैं कह देता हूँ ये फीमेल आ गई। ठीक है, वैल्यू इसकी फीमेल आ गई। ठीक है, फीमेल आ गई। अब इसको जब इस पे क्लिक हो गया, ये सारी फील्ड वैसी रही, ग्रुप हो गया इस वैल्यू की बेस पे। इसके अलावा अगर आपने देनी है कोई और वैल्यू के, ये है कुछ और टाइप का, तो वो आप दे सकते हो, मैं नहीं दे रहा। मेरे नज़दीक ये दो ही जेंडर है, मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है,
तो इसकी बेस पे ये जेंडर में वैल्यू सेट होगी हमारे। जेंडर में क्यों वैल्यू सेट करवाई है? क्योंकि ये जेंडर आगे पास किया जाएगा, ठीक है। ये इस पे क्लिक कर रहे हैं तो जेंडर में वो वैल्यू है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो और वैल्यू। जब इसके ऑन चेंज पे जब इस पे क्लिक हो रहा है तो वो उस पे कुछ भी फंक्शन एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। मैंने अभी तक जेंडर में सिर्फ ये वैल्यू सेट करवाई है, ठीक है। अभी तक इधर इधर तक मेरे ख्याल से काफी है, क्योंकि हमें टाइम भी हो रहा है ज्यादा। जी ठीक है, जी मुझे बताइएगा। सर काफी है सर। सर आज किसी की ठीक भी है, आवाज नहीं आई। आज रोजे लगे हुए हैं खोलने के बाद। सर आज आपने सर एक जहाज उड़ा दिया ना। जहाज नहीं उड़ा है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी। अ, ये सब जब हम वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे ना उसके साथ वो क्वेश्चन मार्क्स ले जाते हैं या एक सिंबल हाँ और हाँ, है, तो मुझे उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। ये देखो, ये जो क्वेश्चन मार्क मैं लगाता हूँ ना, नलेबल बनाने के लिए लगाता हूँ। ना लेबल बनाने के लिए मैंने क्यों जेंडर के साथ ही क्यों लगाया? क्योंकि मैंने जब ये जेंडर इधर लिखा था मुझे तब पता था कि मैंने इसको रेडियो बटन यूज करना है। अगर मैं इसको नहीं लिखता उस टाइम इस तरह से बना देता और इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू ना एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देता बाकियों की तरह, तो इसने एरर एरर देना था। ये देखो, इधर वैल्यू नहीं इसमें सेट होनी थी, क्योंकि इस ग्रुप वैल्यू में स्ट्रिंग नालेबल आ सकती है, ठीक है। तो जब ये वैल्यू सेट करनी थी तो फिर इधर इधर ये करना पड़ना था ऐसे, इधर नल चेक ऑपरेटर यूज करना पड़ना था, वो भी सही हो जाएगा। मैंने उस नल चेक से बचने के लिए इधर ही इसको, क्योंकि मुझे पता था ड्रॉप डाउन फील्ड्स में इस तरह की फील्ड्स में नलेबल रिक्वायर्ड होता है, तो वो नलेबल है, यानी इसमें नल भी स्टोर हो सकता है और स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है, इसलिए इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। जी जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो अजान।